फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड हमारा चल रहा है आई डिजीज से रिलेटेड टॉपिक और पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड कैटरेक्ट की। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो कैटरेक्ट में तो कमेंट करके बताओ, दोबारा समझा देंगे फ्रेंड, ठीक है ना। और आज हम बात करेंगे फ्रेंड मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज जो आपकी बीएससी नर्सिंग में भी इंपोर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत सारी बार, कितनी बार इससे रिलेटेड, ग्लूकोमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, चाहे वो नोट सेट हो, चाहे अदर एग्जाम हो, कोई भी सेंटर का एग्जाम हो, तो उसमें ग्लूकोमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड। तो फ्रेंड जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अपने दोस्तों को भेजो, फ्री की क्लासों का आनंद लो यार, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड ग्लूकोमा। पहले हेडिंग डाल देते हैं ग्लूकोमा। आज हम बात करेंगे फ्रेंड ग्लूकोमा। क्या होता है ग्लूकोमा? क्या होता है ग्लूकोमा? हिंदी की मैं बात करूं फ्रेंड, हिंदी की मैं बात करूं तो इसको काला मोतिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? काला मोतिया। काला, यार हिंदी में लिखे हुए बहुत दिन हो गए तो हिंदी की राइटिंग देख लेना। इसको बोलते हैं काला मोतिया। ध्यान रखना हिंदी में भी, ठीक है ना। कई बार हिंदी की भी जरूरत पड़ जाती है दोस्तों, ठीक है ना फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया। सबसे पहले हम बात करें ग्लूकोमा क्या है, डेफिनेशन क्या है। ग्लूकोमा की मैं बात करूं फ्रेंड, ग्लूकोमा की डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, एक डिजीज का ग्रुप है, आंख की डिजीज का ग्रुप है जिसमें क्या होता है, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है। इंट्राओक्युलर प्रेशर कहां रहेगा? हमारी आंख के अंदर। किसके द्वारा बनेगा अभी सारी बात करेंगे। इसमें जो फ्लूइड होता है वो या तो ज्यादा उसका प्रोडक्शन हो रहा हो या उसका ड्रेनेज नहीं हो पा रहा हो प्रॉपर, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है आंख में और उसकी वजह से क्या होता है, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है। तो क्या डेफिनेशन होगी? ए ग्रुप ऑफ ओक्युलर डिजीज, a group of ocular disease resulting increasing intraocular pressure। इसको मैं IOP से बार बार लिखूंगा, इंट्राओक्युलर प्रेशर। तो इस डिजीज में क्या होता है फ्रेंड, ये डिजीज क्या है, बहुत सारी डिजीज का ग्रुप है या बहुत सारी डिजीज की वजह से होती है। कौन सी? ग्लूकोमा। जिसकी वजह से आंख की बहुत सारी डिजीज, कोई भी डिजीज हो गई या कोई भी अदर हमारी बॉडी की डिजीज है, उसकी वजह से ये हो सकती है। उसकी वजह से क्या होता है फिर इस आंख में, हमारी आंख में क्या बढ़ जाता है फ्रेंड, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा बोलते हैं। इंट्राओक्युलर प्रेशर की मैं बात करूं तो मैंने बताया किसकी वजह से बढ़ रहा है फ्रेंड, फ्लूइड की वजह से बढ़ रहा है सॉरी। फ्लूइड कौन सा फ्लूइड? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर फ्लूइड की वजह से बन रहा है। अगर आपने मेरी आई वाली क्लास, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाली क्लास, आई टॉपिक वाली क्लास ढंग से पढ़ी होगी तो आपको ये डिजीज एकदम यूं लगेगी कि यार ये तो अच्छा है, इस वजह से हो रही है, एकदम समझ में आ जाएगी आपको। बट लेकिन अगर आपको यही पता नहीं कि ये एक्वस ह्यूमर क्या होता है, कहां बनता है, आंख की स्ट्रक्चर कैसी है, वो पता नहीं होगी तो आप इस ग्लूकोमा को समझ नहीं पाओगे। इसलिए आपको कोई भी सिस्टम की डिजीज पढ़ने से पहले उस सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है। करते हैं आगे बात, समझ में आ जाएगा अभी। फ्लूइड होता है एक्वस ह्यूमर, इसका प्रेशर होता है हमारी आंख के अंदर। सबसे पहले एक्वस ह्यूमर की बात करें, ये कहां बनता है? ये बनता है पोस्टीरियर चैम्बर में। कहां बनता है या कहां से प्रोडक्शन होता है? पोस्टीरियर चैम्बर। क्या है पोस्टीरियर चैम्बर मेरे दोस्तों? ये रहा पोस्टीरियर चैम्बर, ये पी से लिखा था मैंने, पोस्टीरियर चैम्बर। और ये रहा लेंस, और ये यूं सोचो कि आइरिस है ना, ये आइरिस, ये
ये एंटीरियर चेंबर और ये पोस्टीरियर चेंबर, आइरिस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेंबर को क्या करती, अलग करती, आइरिस एंड प्यूपिल। ठीक है, जो पोस्टीरियर चेंबर होता है उसमें एपिथेलियल सेल होती है फ्रेंड, क्या होती है, एपिथेलियल सेल। उन एपिथेलियल सेल्स के द्वारा ही ये क्या होता है, सिक्रेट होता है, क्या होता है, सिक्रेट होता है एक्वस ह्यूमर। और यहां पे पोस्टीरियर चेंबर में बना, यहां से बनने के बाद ये है कैनाल ऑफ स्लेम या स्क्लेरल वीनस साइनस, जो कोर्निया और आइरिस के बीच में, देखो ये कोर्निया और आइरिस के बीच में जॉइंट ऑफ द, ये स्क्लेरा के जॉइंट में, जहां स्क्लेरा किससे जुड़ी होती है, कोर्निया से, उस जॉइंट पे वहां पे एक एंगल है, एक तरह से एंगल बोल दो उसको या ओपनिंग बोल दो, उसको क्या बोलते हैं, कैनाल ऑफ स्लेम। क्या बोलते हैं, ये जो मैंने लिखी यहां पे, कैनाल ऑफ स्लेम या स्क्लेरल साइनस वीनस, कैनाल ऑफ स्लेम। इस कैनाल ऑफ स्लेम के द्वारा क्या होता है फ्रेंड, इस एक्वस ह्यूमर का क्या होता है, ड्रेनेज होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, ड्रेनेज होता है, यानी कि यहां से इस पोस्ट एंटीरियर चेंबर से पोस्टीरियर से एंटीरियर में आएगा, फिर एंटीरियर से इन ओपनिंग के द्वारा क्या होता है, वो ड्रेन हो जाता है। लेकिन अगर मान लो प्रॉपर, जैसे मान लो 20 ml, पेन क्या हो गया यार इसको, मान लो 20 ml बना, जस्ट एग्जांपल 20 ml बना और 10 ml ही क्या हुआ, ड्रेन हुआ, या यूं कहो कि 30 ml बनता है और 20 ml ड्रेन होना चाहिए पर हो 10 ही रहा है, तो ये फ्लूइड की मात्रा बढ़ गई, एक्वस ह्यूमर यहां बढ़ गया। जैसे एक्वस ह्यूमर बढ़ा, वहां पे क्या होगा फ्रेंड, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, एक तो ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो रहा उसकी वजह से हो सकता है, एक या प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा हो, कोई डिजीज हो गई हो आंख में जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन हो रहा हो ज्यादा। जैसे डायबिटीज में भी क्या होता है, एक्वस ह्यूमर ज्यादा बनता है, वहां पे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, वाटर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, या इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ेगा। अब देखो यहां पे ये ओपनिंग बंद हो गई या कैनाल ऑफ स्लेम बंद हो गई, उसकी वजह से भी यहां पे क्या दिक्कत आ रही है फ्रेंड, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ने की दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब यहां देखो, जब इस आंख में इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रेशर किस पे पड़ेगा फ्रेंड, हमारी ऑप्टिक नर्व पे भी पड़ेगा। ऑप्टिक, जब पूरी आंख में प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑप्टिक नर्व में भी क्या होगा फ्रेंड, ऑप्टिक नर्व में भी क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। ऑप्टिक नर्व में भी क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और ऑप्टिक नर्व क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ऑप्टिक नर्व क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। डैमेज होने के बाद क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस। जब ऑप्टिक नर्व ही डैमेज हो गई तो कैसे देख पाओगे आप, क्योंकि वही तो जो हम देखते हैं आंखों से, फिर ऑप्टिक नर्व कहां ले जाती है, हमारी ओसिपिटल रीजन में जो विजन एरिया होता है वहां पे उसका परसेप्शन कराती, उस इमेज का परसेप्शन कराती, फिर हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीज है। तो यहां पे क्या होता है, देखो फ्रेंड, इस इंट्राओक्युलर प्रेशर की वजह से क्या हो गया, ब्लाइंडनेस आ गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड, ग्लूकोमा बोलते हैं। यहां पे थोड़ी सी हम डाटा की बात करें फ्रेंड, थोड़े से हम डाटा की बात करें, जो ग्लूकोमा है ये अलग अलग टाइप का होता है। जब ग्लूकोमा स्टार्ट होता है होना, तो वो क्या है, विजन लॉस है ना, अचानक नहीं होता। ठीक है ना, अचानक ऐसा नहीं, वो कोई अलग टाइप है। जैसे मान लो मैं बताऊंगा भी कौन कौन से टाइप है, उसमें हो सकता है वो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, बट नॉर्मली हम बात करें तो ग्लूकोमा क्या है, धीरे धीरे विजन धीरे धीरे लॉस होता है, ऐसा नहीं कि अचानक लॉस हो गया। उसमें क्या होता है, जैसे धीरे धीरे विजन लॉस हो रहा है, हमें दिख रहा है, चल रहा है, काम चल रहा है। अभी मान लो मेरे ग्लूकोमा है, मान लो मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा कि यार दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल ग्लूकोमा होता है या एक तरफ से कॉमन ग्लूकोमा की बात करें तो उसमें जैसे मान लो ये कोई चीज है, यहां ये सेंट्रल विजन बन रहा है, यहां ये पेरिफेरल विजन बन रहा है, तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल विजन अफेक्ट नहीं होता, सॉरी सेंट्रल विजन अफेक्ट नहीं होता, पेरिफेरल विजन अफेक्ट हो जाता है। तो हमें क्या है, सेंट्रल विजन की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमें दिखाई दे रहा है, बट आपका जो पेरिफ्री वाला रीजन है ना, पेरिफ्री वाला जो विजन है, रीजन नहीं विजन, वो हमें दिखाई नहीं देता।
तो इसलिए क्या होता है 90% लोगों में 90% लोगों में ग्लूकोमा अनडायग्नोज्ड है। अनडायग्नोज्ड यानी कि ग्लूकोमा है, पर न तो उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया, न उनको इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही कि उन्हें जरूरत पड़े। उन्हें उनका काम चल रहा है कि थोड़ा बहुत दिख रहा है और ये परेशानी, बट दिखाई दे रहा है 90% लोगों में। भारत की मैं बात करूं फ्रेंड, 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन की मैं बात करूं, यानी कि 12 लाख लोगों में जो अंधापन है, जो ब्लाइंडनेस है, जो क्या है ब्लाइंडनेस है फ्रेंड, 12 लाख लोगों में, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ग्लूकोमा है। उसकी वजह क्या है फ्रेंड? उसकी वजह ग्लूकोमा है, काला मोतिया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? 12 लाख लोग अंधे हो रहे हैं भारत में। ये तो हो गई एक छोटी सी डेफिनेशन या छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब यहां मैं बात करूं कि फ्रेंड, हाँ, ये एक बात और बता दूं, जो इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल की मैं बात करूं, इंट्राओकुलर प्रेशर वो होता है 10 से 21 बोलो या 20 mm ऑफ Hg। जो नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर होता है 10 से 20 या 21 mm ऑफ Hg, ये नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर होता है। इससे ज्यादा अगर इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है तो वो क्या हो जाता है फ्रेंड? ग्लूकोमा हो जाता है। ग्लूकोमा क्या होगा? ग्लूकोमा में क्या होता है? नॉर्मल चीज याद रखो, ग्लूकोमा क्या है? एक डिजीज का ग्रुप है जिसकी वजह से आंख में इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है या इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से क्या आ जाता है? ब्लाइंडनेस आ जाती है, अंधापन आ जाता है। ठीक है फ्रेंड। अब यहां बात करें फ्रेंड टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। कितने टाइप के ग्लूकोमा होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं इस ग्लूकोमा में क्या होता है या इस ग्लूकोमा में क्या होता है। इस टाइप के ग्लूकोमा में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है फ्रेंड, और नोट सेट में आया हुआ है एग्जाम में ये। ठीक है ना फ्रेंड, आपके कंपिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है ग्लूकोमा से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार। तो सबसे पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। कितने टाइप के ग्लूकोमा होते हैं? सब मेन जो बात करें हम, मोस्ट जो 2 प्रकार के ग्लूकोमा होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो ग्लूकोमा होते हैं वो 2 टाइप के ग्लूकोमा होते हैं। एक होता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक होता है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, दोनों को अच्छी तरह समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको बोलते हैं POAG, POAG, और ये वाला हो गया PACG। ठीक है, 2 ग्लूकोमा की बात करेंगे फ्रेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक होता है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। अब यहां एंगल शब्द मैंने बताया था अभी, जो कोर्निया है, ये कोर्निया और ये आइरिस है, इसके बीच में ये ओपनिंग है कैनाल ऑफ स्लेम की, ये क्या करती है? एक तरह से एंगल बनाती है, या इसको एंगल बोल सकते हो आप। तो यहां पे एंगल ओपन है, मतलब ये छेद तो ओपन है। एंगल क्लोजर यानी कि ये छेद बंद है। समझ रहे हो ना? इसमें क्या होता है? प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, इसमें क्या होता है? जो ओपनिंग है कैनाल ऑफ स्लेम की, कैनाल ऑफ स्लेम की ओपनिंग तो प्रॉपर है, यहां से तो जा रहा है, एंटीरियर चेंबर में आया, एक्वस ह्यूमर एंटीरियर चेंबर में आके इस कैनाल से तो जा रहा है, बट आगे ट्रेबेकुलर मेसवर्क, एक नाम आएगा ट्रेबेकुलर मेसवर्क। क्या होता है ट्रेबेकुलर मेसवर्क? यहां समझो,
जैसे ये कैनाल ऑफ स्लेम है ये, ठीक है। फिर यहां से छोटी छोटी कैनाल निकल रही है, यहां से एक झाड़ू की तरह ऐसे ऐसे छोटी छोटी नलियां निकल रही है यहां से। इन नलियों के द्वारा फिर आगे, जैसे यहां से आया, ये तो ओपनिंग हो गई, ये तो ओपन है, बट ये जो नलियां हैं, ये नलियां हैं, इनमें क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। इनमें क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। इनमें क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। इस ट्रेबेकुलर मेश वर्क में क्या आ गया फ्रेंड, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। यहां से तो प्रॉपर जा रहा है बट आगे नहीं जा पा रहा, यानी कि यहां पे तो प्रेशर तो पड़ेगा ही ना, इस एंटीरियर चेंबर पे पड़ेगा, क्योंकि यहां से जा रहा है। ये यूं कह दो कि उस कैनाल ऑफ स्लेम पे प्रेशर पड़ेगा तो भी आंख में प्रेशर पड़ रहा है। तो यहां पे प्राइमरी ओपन एंगल ओपन होता है, बट जो मेश वर्क है, ट्रेबेकुलर मेश वर्क, ये क्या होती है फ्रेंड, इसमें क्या होता है आगे, इस क्योंकि यहां से ही फिर जैसे इस नली में जाएगा कैनाल ऑफ स्लेम, फिर यहां से जाने के बाद आगे वेन्स के द्वारा ड्रेन हो जाएगा। वीनस ड्रेनेज होता है इसका, इस जो फ्लूइड ये एक्वस ह्यूमर होता है उसका क्या होता है, वीनस ड्रेनेज के द्वारा ड्रेन होता है, ठीक है ना। तो इस प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, जो ओपनिंग है वो तो ओपन रहती है, प्रॉपर काम करती है, बट जो ट्रेबेकुलर मेश वर्क है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है ना। ट्रेबेकुलर मेश वर्क में नहीं जा पाता, या नो ट्रेबेकुलर मेश वर्क में जाएगा बट ट्रेबेकुलर मेश वर्क से आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। इसमें ब्लॉकेज रहती है इस ट्रेबेकुलर मेश वर्क में। दूसरी हम बात करें प्राइमरी एंगल क्लोजर। फ्रेंड कई बार इनको हम एक्यूट और क्रोनिक भी बोल सकते हैं। जैसे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है ना, तो कई बार इसको जैसे एक्यूट ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा, या एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, या क्रोनिक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा भी कई बार बोल सकते हैं। इनके भी दो टाइप हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात करेंगे धीरे धीरे। प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, इसमें क्या होता है, क्लोजर यानी कि ये जो पूरी ओपनिंग है, ये जो पूरी ओपनिंग है ये पूरी बंद हो जाती है, यहां से ही ब्लॉक हो जाती है, पूरी ओपनिंग ही ब्लॉक हो जाती है। ओपनिंग ही क्या हो जाती है, ब्लॉकिंग हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, यानी कैनाल ऑफ स्लेम ब्लॉक हो जाती है। क्यों हो जाती है अभी बात करेंगे, किस किस की वजह से ब्लॉक हो सकती है वो अभी हम बात करेंगे। तो ये दो हैं, इसमें क्या होगा, इसमें ओपनिंग में जारी बट ट्रेबेकुलर मेश वर्क से आगे नहीं जा पा रहा। इसमें क्या होता है, प्राइमरी एंगल क्लोजर में ब्लॉक यहां से ही बंद है, तो ये इस कैनाल ऑफ स्लेम में जो एक्वस ह्यूमर है वो जा ही नहीं पा रहा, तो सारा का सारा कहां इकट्ठा हो रहा है, एंटीरियर चेंबर में। जब एंटीरियर चेंबर में इकट्ठा हो रहा है तो वो क्या बढ़ाएगा फ्रेंड, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ाएगा, जिससे क्या अफेक्ट होगी, ऑप्टिक नर्व अफेक्ट होगी, और क्या हो जाएगी, ब्लाइंडनेस आ जाएगी, क्या हो जाएगा, ग्लूकोमा हो जाएगा, ठीक है। ये दो ग्लूकोमा के टाइप है, ठीक है ना। अब हम बात करें ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से ग्लूकोमा हो रहा है। मेन कारण है फ्रेंड, मैंने बताया अभी, क्या होता है ग्लूकोमा में, प्रेशर बढ़ रहा है, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है फ्रेंड, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ रहा है। ईटियोलॉजी की मैं बात करूं, कई बार फ्रेंड ईटियोलॉजी ई से भी ईटीआई वो भी आप कंफ्यूज मत हो जाना, ए से भी लिखते हैं, ठीक है ना। ईटियोलॉजी की मैं बात करूं फ्रेंड, तो इसमें क्या होगा, ईटियोलॉजी मतलब किस कारण से ये ग्लूकोमा हो रहा है। तो कारण क्या बताया मैंने, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ रहा है। इंट्राओक्युलर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब भाई साहब इंट्राओक्युलर प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे कि मान लो क्या हो सकता है, लेंस बल्जिंग। क्या हो गया, लेंस बल्जिंग, लेंस का मोटा होना, बल्ज हो गया चारों तरफ उसके, क्या जम गई, अदर चीजें जम गई, जैसे बहुत मोटाई में ज्यादा हो गया, बल्ज हो गया, वो गाढ़ा हो गया, थिक हो गया। कब होगा वो, एजिंग में, जब उम्र ज्यादा हो जाएगी। जब ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो यहां पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, या यूं बोल सकते हो कि इस ओपनिंग को बंद कर सकता है, इस ओपनिंग को भी तो बंद कर सकता है जब बढ़ेगा। तो दूसरा क्या होगा,
प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिलरी डायलेशन की वजह से भी क्या होगा, ये जैसे ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल है, ये डायलेट हुआ, बड़ा हुआ, तो ये इस ओपनिंग को, केनाल ऑफ स्लेम को भी क्या कर सकता है फ्रेंड, बंद कर सकता है। केनाल ऑफ स्लेम को भी क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। यहां डी आई आएगा ना, डायलेशन क्या कर सकता है, इस केनाल ऑफ स्लेम को भी बंद कर सकता है। या यूं कह सकते हो कि जो मेस वर्क बनाया था मैंने, ये मेस वर्क, यहां पे कोई सेलुलर ग्रोथ हो गई हो, इस सेलुलर ग्रोथ की वजह से भी जो मेस वर्क बनाया था मैंने, ये केनाल के द्वारा आ रहा है, इस मेस वर्क में भी कोई सेलुलर ग्रोथ हो गई हो, उसकी वजह से भी ये मेस वर्क ब्लॉक हो गया हो, तब भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, ज्यादा डार्क में काम करने से, डार्कनेस में अगर कोई व्यक्ति रहता है, ज्यादा समय बिताता है, तो डार्क में क्या करना पड़ेगा, हमें पीपल को देखने के लिए डायलेट करना पड़ेगा, पीपल डायलेट करना पड़ेगा, जब भी हम अंधेरे में देख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, पीपल को क्या करना पड़ेगा, डायलेट करना पड़ेगा। जैसे पीपल डायलेट होता है तो वो इस ओपनिंग को बंद कर सकता है। कोई ऐसी डिजीज हो या कोई इंफेक्शन हो गया हो, कोई भी दिक्कत हो गई हो जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड है वो ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, उसका ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो भी क्या होगा, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा। कोई सिस्टेमिक डिजीज है, जैसे डायबिटीज मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, इनकी वजह से भी क्या है, इंट्राओकुलर प्रेशर, क्योंकि डायबिटीज ग्लूकोज बढ़ाएगा, ये भी क्या करेगा, हाइपरटेंशन में वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, तो उसकी वजह से भी क्या होगा फ्रेंड, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ सकता है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा। और क्या कारण हो सकते, कोई फैमिली हिस्ट्री हो, पहले से किसी को ग्लूकोमा हो, ये तो कम चांस है, बट मेन जो चांस है, मेन जो कारण है फ्रेंड, वो क्या है, मेन जो कारण है वो क्या है, प्यूपिलरी डायलेशन, इसकी वजह से। या यूं हो सकता है कि जो लेंस है थोड़ा आगे खिसक गया हो, लेंस आगे किसका, तो इस यहां पे आइरिस पे प्रेशर पड़ा, प्यूपिल पर प्रेशर पड़ा, तो ये जो ओपनिंग है केनाल ऑफ स्लेम या स्क्लेरल वीनस साइनस, ये भी बंद हो सकता है। इसकी वजह से भी क्या होता है, हो सकता है ये ओपनिंग बंद हो जाए। तो ये सारे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से क्या होता है फ्रेंड, ग्लूकोमा होने के चांस रहते हैं, यानी कि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने के चांस होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोमा हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, ग्लूकोमा होगा फिर ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो जाएगी। जैसे इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा, वो ग्लूकोमा हो गया, फिर ग्लूकोमा आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, उसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, अंधापन आ जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है फ्रेंड आपको, क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर, कमेंट करके बता दिया करो यार। ठीक है, अब हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी। क्या पैथोफिजियोलॉजी वैसे मैंने समझा दी, आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार क्या होता है इस डिजीज में, समझ में आ गया होगा। पैथोफिजियो फिर भी बता दूं मैं आपको थोड़ा पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा इसमें, देखो एक तो हो सकता है कि ये ओपनिंग बंद हो, ओपनिंग क्लोज हो। कौन सी ओपनिंग, ये केनाल की ओपनिंग क्लोज हो, या क्या हो सकता है, ट्रेबेकुलार, ट्रेबेकुलार जो मेस वर्क है, ट्रेबेकुलार मेस वर्क है, वही क्या हो गई हो, ब्लॉक हो गई हो, वही ब्लॉक हो गई हो। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा हो, किसका, एक्सेसिव प्रोडक्शन एक्वस ह्यूमर का, एक्वस ह्यूमर का, एक्वस ह्यूमर का क्या हो रहा हो, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा हो। और क्या हो सकता है कि वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन, वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन, वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है, वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है वेन पिचक गई हो, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हो। अभी पता चलेगा कैसे क्या होता है। अब यहां देखो, ओपनिंग क्लोज या मेसवर्क क्लोज है, दोनों में क्या होगा,
इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाएगा, या यूं बोल सकते हो पहले क्या होगा, एक्वस ह्यूमर फ्लूइड क्या हो जाएगा, कलेक्ट होगा। कलेक्ट हो गया तो क्या बढ़ गया, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ गया। इंट्राओक्युलर प्रेशर जैसे ही बढ़ा वहां पे क्या हो गया, ग्लाउकोमा हो गया या ग्लूकोमा हो गया। ग्लूकोमा हो गया तो वो किसको अफेक्ट करेगा, ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करेगा, यानी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देगा। ऑप्टिक नर्व जैसे डैमेज होती है ब्लाइंडनेस आ जाएगी, क्या आ जाएगी, अंधापन हो जाएगा, व्यक्ति अंधा हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, अधिक प्रोडक्शन हो रहा है तो इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से ग्लूकोमा होगा। वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से भी क्या होगा, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जो मेस वर्क है, जो मेस वर्क से जाएगा वो कहां पे अटैच होगा, वेन में अटैच होगा, ठीक है, वेन से ड्रेन होगा। बट यहां पे वेन कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, लिंब की वेन कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, जैसे हाथ पैरों की वेन, लिंब की नीचे की वेन कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो ये प्रेशर ऊपर ही पड़ेगा ना, आगे जा ही नहीं पाएगा, वो एक्वस ह्यूमर आगे जा ही नहीं पाएगा, ये प्रेशर कहां पड़ेगा, आंख में पड़ेगा, यानी कि इंट्राओक्युलर प्रेशर को बढ़ा देगा जिससे ग्लूकोमा हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी और फाइनली ब्लाइंडनेस, आदमी अंधा हो जाएगा। आदमी क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तो ये हो गई मेरे दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी। क्या हो गए मेरे दोस्तों, पैथोफिजियोलॉजी। देखो अब इसमें मैंने क्या बताया था कि इसमें जो विजन होता है वो ग्रेजुअली लॉस होता है, धीरे धीरे विजन लॉस होता है, वो ग्रेजुअली होता है, क्योंकि सेंट्रल विजन है वो लॉस नहीं हो पाता स्टार्टिंग में। बट यहां पे जैसे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई, ब्लाइंडनेस आएगी, तो इसमें क्या होगा, ब्लाइंडनेस में सेंट्रल विजन, जो सेंट्रल विजन है वो क्या हो जाएगा, पूरा लॉस हो जाएगा, सेंट्रल विजन लॉस हो जाएगा। वहां पे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि वहां पेरिफेरल जो विजन है वो लॉस होता है, सेंट्रल विजन लॉस नहीं होता, ठीक है ना, कॉमनली धीरे धीरे जब स्टार्टिंग होती है ग्लूकोमा की। बट जब ब्लाइंडनेस की तरफ बढ़ते हैं तब ब्लाइंडनेस कब आएगी, जब सेंट्रल विजन ही लॉस हो गया, पूरी ऑप्टिक नर्व ही डैमेज हो गई, तो कोई विजन नहीं बचेगा, बाहर घूमता रहे भाई अंधा फिर के, ठीक है ना फ्रेंड। तो जैसे ही थोड़ा बहुत ऐसा लगे आपको ये चीजें, अभी बताऊंगा क्या क्या चीजें साइन सिम्टम्स आएंगे। अभी हम बात करते हैं फ्रेंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल क्या क्या दिक्कत आएगी, क्या क्या दिक्कत आएगी, क्या क्या साइन सिम्टम्स आएंगे इस ग्लूकोमा में। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड आप एग्जाम में कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में कौन सा साइन सिम्टम मोस्ट कॉमन है, या मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या यूं पूछ सकते हैं कि प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स या मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, ठीक है ना फ्रेंड। तो दोनों की बात करते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दोनों की बात करेंगे हम, प्राइमरी ओपन की और प्राइमरी क्लोज की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या साइन सिम्टम्स आते हैं, क्या लक्षण आते हैं, साधारण भाषा में बोले तो लक्षण, लक्षण क्या क्या आते हैं। लक्षण की मैं बात करें फ्रेंड, दो की बात करेंगे ना, दोनों की बात करते हैं यहां पे, दोनों की। फर्स्ट है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, समझ रहे हो ना शॉर्ट फॉर्म में, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, और ये हो गया प्राइमरी एंगल क्लोज ग्लूकोमा, ठीक है। दोनों के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे चीजें होती है सारी, जो विजन लॉस होता है वो ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि अचानक, पता ही नहीं चलेगा आपको, पता ही नहीं चलेगा। तो जो इसमें विजन लॉस होता है, विजन जो लॉस होता है वो कैसा होता है, ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है। इसमें नो पेन, कोई पेनफुल कंडीशन नहीं होती है। जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है उसमें कोई पेन नहीं होता, ठीक है ना, पेन नहीं होता। देखो इसमें क्या होगा, मोस्ट कॉमन मोस्ट इंपोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन,
टनल विजन, ध्यान रखना ये पूछा हुआ है एग्जाम में। टनल विजन, टनल विजन क्या होगा? एक गुफा है, ये गुफा। टनल विजन में हमें क्या होता है? सुरंग दृष्टि बोल सकते हो आप इसको, सुरंग दृष्टि। हमें कोई भी चीज दिखेगी तो सीधी की सीधी दिखेगी, आसपास की कोई भी चीजें नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि इस ग्लूकोमा में क्या हो जाता है? पेरिफेरल विजन का लॉस हो जाता है, पेरिफेरल विजन का लॉस हो जाता है। सेंट्रल विजन बरकरार रहता है, इसमें सेंट्रल विजन बरकरार रहता है। इसलिए व्यक्ति को लगता है कि यार मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, बट इसलिए तो अनडायग्नोज्ड है 90%। ऐसी कंडीशन वाले लोग क्यों जाएंगे डॉक्टर के पास जब उसको दर्द ही नहीं हो रहा? ठीक है ना, उसको टनल विजन आ रहा है, तो इतना दिमाग कौन लगाएगा कि यार मुझे दिख रहा है, बस सामने दिख रहा है, आसपास की चीजों से मुझे क्या मतलब है? तो ये दिखा नहीं पाएगा प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। फिर ये धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इसमें, या यूं सीवियरिटी की तरफ बढ़ने लग जाता है। ठीक है ना? तो यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट ये ध्यान रखना, टनल विजन ये एग्जाम में पूछा हुआ है मेरे दोस्तों। क्या है ये टनल विजन? क्या होता है? सुरंग दृष्टि, जो सिर्फ आप सीधा सीधा देख सकते हो। ठीक है ना फ्रेंड? तो ये साइन सिम्टम्स आएंगे इस वाले में, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में। दूसरा हम बात करें प्राइमरी एंगल क्लोज ग्लूकोमा। इसमें क्या होगा? पेन होगा आंखों के चारों तरफ, पेन अराउंड दी आईज, पेन अराउंड दी आईज। आंखों के चारों तरफ क्या होगा? दर्द होगा, आंखों के चारों तरफ दर्द होगा, आंखों के चारों तरफ दर्द होगा। ओक्यूलार इरिथमा, ओक्यूलार इरेथमा बोल सकते हो, इरेथमा बोल सकते हो। ये किससे संबंधित है? आरबीसी से संबंधित है, इरिथ्रोसाइट से संबंधित है। इरिथेमा क्या होगा? इरिथेमा। इसमें क्या होगा? ओक्यूलार इरिथेमा में क्या होगा? आंख की चारों तरफ क्या हो जाएगी? आरबीसी इकट्ठी हो जाएगी। मतलब क्या होगा? उससे रेडनेस आ जाएगी। क्या हो जाएगा? ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो रेडनेस आ जाएगी। आंख के चारों तरफ क्या हो जाएगी फ्रेंड? रेडनेस आ जाएगी। इसमें पेन होगा, ओक्यूलर इरिथमा या इरिथेमा या रेडनेस आ जाएगी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट हेलोज अराउंड लाइट। क्या है ये? हेलोज अराउंड लाइट। लाइट के चारों तरफ आपको ऐसा प्रकाश जैसा, जैसे ये लाइट है, ये कोई लाइट देख रहे हो आप, ऐसे लाइट देख रहे हो, इसके चारों तरफ ऐसे धुंधला धुंधला दिखेगा आपको। जैसे हम कई बार आंख बंद करके देखते हैं ना कोई लाइट को, इसके चारों तरफ ऐसे धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वो इस कंडीशन में एक, जैसे लाइट है, स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं हम, उसके चारों तरफ ऐसे एक प्रकाशमान जैसे गोला बना हो, चारों तरफ एक होलो ऐसे बना हुआ हो, चारों तरफ गोलाकार आकृति बनी हो, उसको बोलेंगे हेलोज अराउंड लाइट। ये ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, हेलोज अराउंड लाइट। ये साइन सिम्टम्स आएगा। और क्या आएगा फ्रेंड? और क्या होगा इसमें? ऑप्टिक डिस्क कूपिंग। और क्या आएगा? ऑप्टिक डिस्क कूपिंग। ऑप्टिक डिस्क क्यूपिंग में क्या होता है फ्रेंड? ऑप्टिक डिस्क क्यूपिंग, यहां भी ये पूछ सकते हैं, ऑप्टिक डिस्क क्यूपिंग कौन से ग्लूकोमा का साइन सिम्टम से या कौन से ग्लूकोमा का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है? तो ऑप्टिक डिस्क क्या है? जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है, ये ऑप्टिक डिस्क, या यूं बोल सकते हो, इधर बोल सकते हो, ये क्या है? ऑप्टिक डिस्क। यहां से नर्व निकलती है, कौन सी? ऑप्टिक नर्व। कप क्या है? कप क्या है? यहां पीछे एक डिप्रेशन है, जहां ये ऑप्टिक नर्व रहती है, जिससे क्या निकलती है? सॉरी, ऑप्टिक डिस्क रहती है, जिससे क्या निकलती है? ऑप्टिक नर्व। बट क्या होता है, जब ऑप्टिक डिस्क में ऑप्टिक नर्व है वो ही डैमेज हो गई, तो यहां पे ऐसा लगता है कि ये जो कप है ये बड़ा हो गया, ऑप्टिक नर्व तो है ही नहीं, ये डिप्रेशन बड़ा हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिक डिस्क कपिंग,
ये कप बड़ा हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ कप, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे, ये भी एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। यहां पे एक बात बताऊं मैं फ्रेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट एनक्लेक्स का पॉइंट है, एक्यूट क्लोजर एंगल ग्लूकोमा, इसी का पार्ट है एक्यूट क्लोजर एंगल ग्लूकोमा, इसी का पार्ट है। ये एक्यूट एंड क्रोनिक दोनों होता है। तो एक्यूट क्लोजर एंगल ग्लूकोमा क्या है फ्रेंड, एक मेडिकल इमरजेंसी है, ध्यान रखना, मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें क्या होगा, सीवियर पेन होता है, आई पेन, सीवियर आई पेन होता है, वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया, जी मिचलना एंड उल्टी, नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी मतलब ये सीवियर पेन होता है, नोजिया वोमिटिंग आएगी, यानी कि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ गया, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ गया तो हो सकता है कि ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो जाए। तो इसको किस में रखा गया है, एक्यूट क्लोजर एंगल ग्लूकोमा को एक मेडिकल इमरजेंसी में रखा गया है, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक और है इसमें, एक और ब्लड विजन, धुंधलापन दिखेगा आपको, जो विजन है वो धुंधला हो जाएगा, जो भी आप देखते हो वो धुंधला दिखाई देगा, किसमें, क्लोजर वाले में, ठीक है ना फ्रेंड। अब यहां पे हो गया, ये दो प्रकार के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक स्टडी, डायग्नोस्टिक स्टडीज किन तरीकों से या किन किन स्टडीज के द्वारा हम इस ग्लूकोमा को डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में बात करेंगे। पूछ ले आपसे कि ग्लूकोमा को या इंट्राओकुलर प्रेशर को किससे चेक किया जाता है, पूछ सकते हैं ना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपको तो लिखना ही है, लिखना तो पड़ेगा पूरा, जब भी आपके अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना फ्रेंड, और आपको नॉलेज भी बढ़ेगी यार, उसमें क्या है। तो सबसे पहले क्या बात करें, हम क्या बात करेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को तो मिटाएं भाई, हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक स्टडीज। क्या डायग्नोस्टिक स्टडी करेंगे जिससे पता लगाए कि ये ग्लूकोमा है, डायग्नोस्टिक स्टडीज, डायग्नोस्टिक स्टडीज किसकी डायग्नोस्टिक स्टडी करेंगे फ्रेंड, इंट्राओक्युलर प्रेशर क्यों बढ़ा वो चेक करेंगे। इंट्राओक्युलर प्रेशर क्यों बढ़ा, कितना बताया था मैंने, नॉर्मल, सॉरी 10 से 21 mm ऑफ Hg, ठीक है, 10 से 21 mm ऑफ Hg बताया था। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है तो उसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, 20 से 30 के आसपास इंट्राओक्युलर प्रेशर हो जाएगा। प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है तो इसमें क्या हो जाएगा, 50 से ज्यादा हो जाएगा प्रेशर। जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है उसमें कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा, नॉर्मल कितना है 10 से 20, इसमें कितना हो जाएगा, क्लोजर वाले में 50 के ऊपर पहुंच जाएगा, बहुत सीवियर मामला आ गया, ठीक है। अब यहां पे क्या चेक करेंगे, हम प्रेशर चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हम टोनोमेट्री टेस्ट। क्या बोलते हैं, टोनोमेट्री, क्या बोलते हैं, टोनोमेट्री। क्या है टोनोमेट्री, टोनोमेट्री दो प्रकार की होती है फ्रेंड, एक नॉन कॉन्टेक्ट, एक होती है नॉन कॉन्टेक्ट टोनोमेट्री, एक होती है कॉन्टेक्ट टोनोमेट्री। एक होती है, यार पेन इसको पटक नीचे, एक होती है फ्रेंड नॉन कॉन्टेक्ट, एक होती है कॉन्टेक्ट टोनोमेट्री। नॉन कॉन्टेक्ट में क्या होता है, मतलब इस कोर्निया को कॉन्टेक्ट में नहीं लिया जाता, कोई भी चीज टच नहीं की जाती, इसमें कोई एनेस्थीसिया, ट्रॉपिकल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं दिया जाता, इसमें सिर्फ किसका यूज किया जाता है,
पफ ऑफ एयर, किसका यूज किया जाता है? पफ ऑफ एयर, या यूं कह सकते हो एक हवा की फूंक मारी जाती है आंख में, इस टोनोमेट्री से। मशीन होती है शायद टोनोमेट्री, मशीन से होता होगा, मुझे भी इतना देखी नहीं मैंने, पहले बता दूं आपको। तो इसमें क्या होता है, लाइट भी जाती है साथ में, एयर के साथ लाइट जाती है, उससे पता लगाया जाता है कि भाई प्रेशर कितना बढ़ा, प्रेशर का पता लगाया जाता है। ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई कि नहीं हुई, ड्रेनेज हो नहीं रहा यहाँ पे, भाई ये ब्लॉक ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा एक्वोस्यूमर फ्लूइड, या ये कैनाल ऑफ स्लेम ब्लॉक तो नहीं हो गई, इसके बारे में पता किया जाता है। कॉन्टेक्ट में क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आया जाता है इसके कॉर्निया के, और इसमें थोड़ा बहुत टॉपिकल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, ठीक है ना, पूरा चेक किया जाता है। दो प्रकार की होती है, टोनोमेट्री, नॉन कॉन्टेक्ट एंड कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें विजुअल फील्ड पेरीमेट्री। मैंने पहले बताया था, किसमें बताया था, विजुअल फील्ड पेरीमेट्री, कैटरेक्ट में भी बताया था ना। विजुअल फील्ड पेरीमेट्री, विजुअल फील्ड पेरीमेट्री, इसमें क्या होता है, इसमें पता लगाया जाता है कॉज ऑफ लॉस ऑफ विजन। क्या कारण है लॉस ऑफ विजन का, विजन जो लॉस हुआ उसका क्या कारण है विजन फील्ड पेरीमेट्री में। और कौन कौन से टेस्ट है फ्रेंड, और कौन, पेकीमेट्री, और है पेकीमेट्री। इसमें क्या किया जाता है, जो कॉर्निया है उसकी थिकनेस को मेजर किया जाता है, पेकीमेट्री। क्या है पेकीमेट्री, इसमें क्या किया जाता है, कॉर्निया की कॉर्नियल थिकनेस को मेजर किया जाता है। भाई ये मोटा तो नहीं हो गया कॉर्निया मोटा नहीं हो गया उसकी वजह से ये बंद हो गया वो छेद, कॉर्निया मोटा हो गया हो उसकी वजह से ये ओपनिंग बंद हो गई हो, वो भी चेक किया जाता है। गोनियोस्कोपी में क्या किया जाता है, गोनियोस्कोपी, इस गोनियोस्कोपी में जो एंगल है या ओपनिंग है उसको चेक किया जाता है, इस ओपनिंग को चेक किया जाता है, ओपनिंग बंद तो नहीं है, ओपनिंग को चेक किया जाता है, या एंगल को चेक किया जाता है गोनियोस्कोपी में। फिर और क्या हो सकती है, ऑप्थेल्मोस्कोपी हो सकती है, ठीक है, उससे पूरी आंख को चेक किया जाता है। फिर स्लिट लैंप माइक्रोस्कोपी, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, जो ऐसे डायरी रख के चेक करते हैं ना डॉक्टर, स्लिट लैंप माइक्रोस्कोपी, उसमें भी क्या होता है, पूरी एंटीरियर पोर्शन को चेक किया जाता है, ठीक है ना, क्या दिक्कतें, कॉर्निया बड़ा हुआ है कि पीपल डायलेट हो रहा है, या आइरिस में कोई प्रॉब्लम है, वो सारी चीज की जाती है उसमें। तो और लिख दूं मैं, स्लिट लैंप माइक्रोस्कोपी, स्लिट लैंप माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे हैं, मेन इसमें क्या है, टोनोमेट्री से क्या किया जाता है फ्रेंड, इंट्राओकुलर प्रेशर को चेक किया जाता है, अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड मैनेजमेंट, क्या क्या मैनेजमेंट है इसका। मेडिकल, मैंने मैनेजमेंट 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, एक मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे, एक सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे, एक नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड। 2 मिनट थोड़ा सा पानी पी के जाऊं यार। क्या हेलो फ्रेंड, थोड़ी सी प्यास लग गई थी यार, पानी की वजह से बीच में डिस्टर्ब हो गए आप, ठीक है ना फ्रेंड। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड मैनेजमेंट की। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट, बस ज्यादा देर नहीं लेंगे, थोड़ी सी देर, 10-15 मिनट। मैनेजमेंट को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं हम। सबसे पहले बात करें मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम, इस इंट्राओक्युलर प्रेशर को कम करने की कोशिश करेंगे, या फिर जो एक्वस ह्यूमर ज्यादा बन रहा है उसके प्रोडक्शन को कम करेंगे, ये चीजें कर सकते हैं हम। यहां पे 3 तरह की मेडिसिन का यूज करेंगे।
एक है बीटा ब्लॉकर। कौन सी फ्रेंड? बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर मेडिसिन ये क्या करती है? एक्वस ह्यूमर फ्लूइड के प्रोडक्शन को कम करेगी, जिससे क्या होगा? इंट्राओक्युलर प्रेशर भी कम हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर की मैं बात करूं तो कौन कौन सी मेडिसिन हो सकती है? टीमोलोल, बेटाक्सोलोल, टीमोलोल एंड बेटाक्सोलोल। ये दो तरह की बहुत सारी मेडिसिन है, पर ये ध्यान रखना आप दो, टीमोलोल एंड बेटाक्सोलोल ये हैं क्या है? बीटा ब्लॉकर हैं, जो क्या करेगी फ्रेंड? एक्वस ह्यूमर फ्लूइड को या एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करती है, या जिसकी वजह से क्या होगा? इंट्राओक्युलर प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरी ड्रग्स की बात करें, माइटोटिक्स ड्रग, पिछले हमने क्या पढ़ी थी? मेड्रेटिक्स। वो क्या करती है? प्यूपिल को डायलेट करती है। यहां पढ़ेंगे मायोटिक्स। मायोटिक्स क्या करती है? प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। मायोटिक्स। कैटरेक्ट में हमने कौन सी पढ़ी थी? माइड्रेटिक्स या साइक्लोप्लेजिक। वो क्या करती है? डायलेट करती है, प्यूपिल को डायलेट करती है। क्योंकि यहां डायलेशन की वजह से मामला गड़बड़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। प्यूपिल को क्या करेंगे? ये क्या करती है? प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। प्यूपिल को क्या करती है? कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। प्यूपिल को क्या करती है फ्रेंड? मायोटिक्स क्या करती है? प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। कौन कौन सी? पिलोकार्पिन एंड कार्बाकोल। पिनोकार्पिन, पिनोकार्पिन एंड कार्बाकोल। कार्बाकोल दो तरह की मेडिसिन है, ये दो, ये ध्यान रखना आप। मायोटिक्स में कौन सी? पिनोकार्पिन, और दूसरी कार्बेकोल। ये ध्यान रखना। एक तो बीटा ब्लॉकर होगी, मायोटिक्स हो गई। एक होती है फ्रेंड, एक होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये क्या करते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या करते हैं? ये भी क्या करते हैं? इस एक्वस ह्यूमर, जो एक्वस ह्यूमर है, इसके प्रोडक्शन को कम करते हैं, जिससे क्या होगा? इंट्राओक्युलर प्रेशर कम हो जाता है। जैसे कि एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड ओरल ले, हम ओरली लें, टेबलेट फॉर्म में लें, तो इसका नाम है एसिटाजोलामाइड। को हम ओरली लेते हैं टेबलेट फॉर्म में, ये क्या करती है? इंट्राओक्युलर प्रेशर को कम करती है। तो एसिटाजोलामाइड टेबलेट फॉर्म में हो गई। दूसरी हम बात करें ब्रिंजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड। ये ब्रिंजोलामाइड क्या है? टॉपिकल है। टॉपिकल यानी कि हम आई ड्रॉप के रूप में ले सकते हैं, ठीक है ना? टॉपिकल यूज, टॉपिकल मेडिसिन है। तो ये तीन तरह की मेडिसिन है जिसकी वजह से हम इस ग्लूकोमा को ट्रीट कर सकते हैं। अगर ये दवाई या मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ग्लूकोमा सही नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? फिर किधर मूव करेंगे? सर्जरी की तरफ मूव करते हैं। चलो अब सर्जरी की तरफ मूव करते हैं। कौन सी सर्जरी? कौन सी सर्जरी? अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। यहां लिख देंगे सर्जिकल। अब हम बात करेंगे फ्रेंड सर्जिकल मैनेजमेंट, या मोस्ट इंपोर्टेंट तीन सर्जरी के बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है? अभी बताते हैं। तीन सर्जरी हैं, सिर्फ आप याद रख लेना, जिसमें काम चल जाएगा, लिख दोगे जिसमें काम चल जाएगा फ्रेंड। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट कौन कौन सी सर्जरी है फ्रेंड? एक है ALT, एर्गोन लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी। एर्गोन, 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 एर्गोन लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी, इसको क्या बोलते हैं? ALT, एर्गोन, एर्गोन लेजर ट्रेबेकुलो
ट्रेबेकुलोप्लास्टी। इसमें क्या होता है फ्रेंड, ये ओपीडी बेस में ही कर सकते हैं। प्लास्टी मतलब रिपेयरमेंट होता है, जहां भी प्लास्टी शब्द आ जाता है वहां पे रिपेयरमेंट आता है। इसमें क्या किया जाता है, ओपीडी बेस में पेशेंट को एडमिशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। टॉपिकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, कोई भी ड्रग्स डाल दी जाती है, ठीक है ना। नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, पता है ना, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव बॉडी में कोई अगर हम पार्ट इंसर्ट कर, बॉडी में कोई भी चीज इंसर्ट करते हैं वो इन्वेजिव में आता है, जब नहीं करते तो नॉन इन्वेजिव में आता है। तो ठीक है, इसमें क्या करते हैं फ्रेंड, जो ट्रेबेकुलाई मैस वर्क है, ट्रेबेकुलर मैस वर्क है जो ब्लॉक हो गई है, उसमें क्या करते हैं, लेजर की सहायता से वहां पे क्या किया जाता है, वाइब्रेशन किया जाता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है, जिसकी वजह से जो भी रुकावट आती है वो यहां जो रुकावट हुई है या जिसकी वजह से ब्लॉक हुई है वहां की ओपनिंग को खोला जाता है। अगर इतना करने के बाद भी ट्रेबेकुलोप्लास्टी के बाद भी वो ओपनिंग नहीं बनती या वो जो ब्लॉकेज है वो खुलता नहीं है, तो हम क्या करते हैं फिर, ट्रेबेकुलोटोमी। क्या करेंगे फिर, नेक्स्ट सर्जरी कौन सी करेंगे, ट्रेबेकुलोटोमी या ट्रेबेकुलेटोमी, या यूं बोल सकते हो ट्रेबेकुलेक्टोमी, ट्रेबेकुलेक्टोमी ना, ट्रेबेकुलेक्टोमी, सॉरी, ट्रेबेकुलेक्टोमी। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे ट्रेबेकुलर मेसवर्क को निकाल दें, नहीं निकालते, वहां पे क्या, जो ट्रेबेकुलर मेसवर्क है वहां पे अलग ओपनिंग बनाई जाती है, वहां से अलग ओपनिंग, जो बंद हो गया, अलग रास्ता निकाला जाता है उस ट्रेबेकुलर मेसवर्क से। इसमें क्या किया जाता है, दूसरा रास्ता निकाला जाता है, ठीक है ना, दूसरा रास्ता निकाल के फिर वहां से उस ड्रेनेज को निकाला जाता है। तो ये मोस्ट कॉमन दो सर्जरी है, ठीक है, एक होती है एरेगोन लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी, एक ट्रेबेकुलेक्टोमी। अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, जो एक्यूट क्लोजर एंगल ग्लूकोमा है, जिसको हमने मेडिकल इमरजेंसी साबित कर रखा है, उस कंडीशन में, अगर उस कंडीशन में कोई पेशेंट आता है, वो एकदम खतरनाक कंडीशन है, उसका मतलब ये हुआ कि यहां पे बहुत ज्यादा पोस्टीरियर चेंबर में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, किसका, एक्वस ट्यूमर का, और इधर ड्रेन नहीं हो पा रहा, बिल्कुल नहीं हो पा रहा, सारा बंद हो गया। तो ये जो आइरिस है ना फ्रेंड, इस आइरिस में से एक छेद निकाल दिया जाता है। आइरिस में से क्या निकाला जाता है, एक स्मॉल ओपनिंग बना दी जाती है, जिससे क्या है, वो पोस्टीरियर चेंबर से एंटीरियर चेंबर में आ सके, क्या, एक्वस ट्यूमर फ्लूइड, उसको बोलते हैं इरिडोटोमी। क्या बोलते हैं, इरिडोटोमी मतलब आइरिस में एक न्यू ओपनिंग बना दी गई। आइरिस में क्या की फ्रेंड, एक न्यू ओपनिंग बना दी गई, जिसकी वजह से क्या है, एक्वस ट्यूमर पोस्टीरियर चेंबर से एंटीरियर चेंबर में आ जाता है, तो थोड़ा सा वहां पे इंट्राओक्युलर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हो गया, ये 3 सर्जरी होगी, 1 2 3, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट फ्रेंड, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि नर्सिंग केयर प्लान पढ़ोगे आप, तो उसमें आप कमेंट करके बता देना, मैं पूरा नर्सिंग केयर प्लान डाल दूंगा, या मेन चीजें की बात करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में मैंने बताया था 5 चीजें के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में बात। असेस किया हमने, क्या असेस किया, क्या देखा उस मरीज में, कि सबसे पहले तो वो चलने में असमर्थ है, क्योंकि बेचारे के दिखाई नहीं दे रहा, उसको प्रॉपर चलने में असमर्थ है, ठीक है, हमने देखा कि वो चल नहीं पा रहा, डेली एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, अपनी क्या नहीं कर पा रहा, डेली एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, जो डेली रूटीन की उसका काम है उसको नहीं कर पा रहा वो, ठीक है ना, उसको
सर्जरी के बाद ये जो भी प्रोसीजर हुआ उसके बाद पेन क्लोजर वाला है, ग्लूकोमा तो पेन की समस्या है, पेन से करा रहा है, हमने देखा उसको, नर्सिंग ऑफिसर ने देखा उसको कि भाई एक तो वो चल नहीं पा रहा, डेली एक्टिविटी प्रॉपर नहीं कर पा रहा, पेन हो रहा है उसको, ठीक है। और क्या हो रहा है उसको, वो मेडिसिन के बारे में भी नहीं जानता, ठीक है ना, उसको कंफ्यूज हो रहा है कि यार कौन सी मेडिसिन कब डालनी है आंख में, तो ये सारी चीजें हमने देखी। उसको मेडिसिन का भी कंफ्यूजन है क्योंकि अलग अलग टाइप की मेडिसिन होती है आई में। फिर डायग्नोसिस, हमने ये सारी चीजें देखी कि वो कौन सी समस्या, किस समस्या की वजह से वो चल नहीं पा रहा, तो हमने देखा कि वो जो विजुअल एक्टिविटी की जो डेफिसिट है, विजन की वजह से वो देख नहीं पा रहा, उसकी वजह से वो प्रॉपर चल नहीं पा रहा। दूसरा डेली एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहा, उसी की वजह से पेन हो रहा है उसको, जैसे कोई भी डायग्नोस किया, जैसे सर्जरी की हो या जो भी इरिडोटोमी की हो या ये तीनों सर्जरी की हो, कोई भी प्रोसीजर किया हो, उसकी वजह से उसको पेन हो रहा हो, इंट्राओकुलर प्रेशर और बढ़ गया हो, उसकी वजह से भी पेन हो रहा हो, तो हमने देखा कि यार पेन भी हो रहा है उसको। और फिर मेडिसिन के बारे में भी कंफ्यूजन है, वो उल्टी सीधी दवाई डाल सकता है कि यार सुबह शाम कौन सी डालनी। तो अब हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद इन चारों चीजों पे दिमाग लगाएंगे कि हाँ यार अब क्या करें। तो हम क्या करेंगे, इंटरवेंशन पे फिर वॉक, उसको उसकी हेल्प कर सकते हैं चलाने में, ठीक है ना, उसको ध्यान रखेंगे कोई इंजरी तो नहीं लग जाए, ठीक है, प्रॉपर सपोर्ट देंगे उसको, कोई किसी रिलेटिव को समझाएंगे कि भाई आप, मैं नहीं हूं तो आप उसके साथ थोड़ा सा उसका हाथ बटाओ कामों में, फिर उसके कामों में भी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। कौन कौन सी जांच करेंगे कि कौन कौन सी एबिलिटी वो कर, कौन सी एक्टिविटी कर सकता है, कौन सी नहीं कर सकता, उसके बारे में उसको बताएंगे। थोड़ा सा इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में बताएंगे कि भाई आपकी आंख को ध्यान रखा करो, कोई भी मेडिसिन लो साफ सुथरी तरीके से लो, उसको असेप्टिक टेक्निक यूज करो, ठीक है। सारे रिलेटिव्स को भी बताएंगे, उसके आसपास जो भी बैठे हैं, ठीक है। मेडिसिन के बारे में बताएंगे प्रॉपर मेडिसिन के बाद प्रॉपर फॉलो अप कि भाई आपको प्रॉपर 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद जब भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना है प्रॉपर, ठीक है ना, उसको प्रॉपर समझाएंगे, ठीक है। कोई भी दर्द हो, रेडनेस हो तो आपको दिखाना है, वैसे रूटीनली तो आपको दिखाना ही है, ठीक है। हमने ये सारे इंटरवेंशन कर लिए। इंटरवेंशन करने के बाद हमने इवाल्युएट किया, निष्कर्ष निकाला कि भाई वो चलने में उसको दिक्कत नहीं आ रही, कोई चोट नहीं लगी, उसकी सहायता हो गई, ठीक है। डेली एक्टिविटी भी वो कर पा रहा है, पेन मैनेजमेंट भी हो गया, पेन के लिए हम कोई भी उसको मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है ना, NSAID, ठीक है, मेडिसिन दे देंगे, फॉलो अप में भी प्रॉपर आ रहा है, तो लगभग सारी चीजें बढ़िया हो गई, ठीक है। फाइनली ये इवैल्यूएट किया हमने, ठीक है ना फ्रेंड। फिर भी आप अगर चाहो तो मैं नर्सिंग केयर प्लान का डाल दूंगा एक, ठीक है ना। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।